हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज एक और पार्ट लेकर आए हैं आपका हिस्ट्री का। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। इसमें हमारे 500 क्वेश्चन रहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हम कराने का कार्य करेंगे। इसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। आप देख भी लेना भाई, यकीन ना हो तो शुरू करते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है आरंभिक काल को। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो पूरा पाषाण काल। तो पत्थर यानी पाषाण का अर्थ भी क्या है? पत्थर। तो इससे याद रख लेना भाई, पाषाण का अर्थ ही पत्थर है। और इसी समय पहिए वगैरह की खोज हुई थी, कुत्ते पालने भी शुरू किए थे। सबसे पहले गाय भी इन्होंने ही पाली थी, और आग की खोज भी इसी काल में हुई थी। और खेती सताई खेती करना भी इसी काल में हुआ था। तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता रहेगी आपकी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध, यानी कि बढ़िया तरह से बसाया गया था शहर हड़प्पा सभ्यता के अंदर। वहाँ की चौड़ी गलियाँ हुआ करती थी, बढ़िया बढ़िया गलियों के दो पीछे और आगे दोनों तरफ गलियां हुआ करती थी। घर के आगे मेन गेट हुआ करता था, पीछे छोटा गेट हुआ करता। तो इस तरह के क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो रहेगा आपका सिंधु घाटी का स्थान, जो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो स्थान यानी मृतकों का टीला रहेगा आपका। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो मिला है। नर्तकी, एक लड़की की, कांसे की नर्तकी की फोटो मिली है, तो वही मोहनजोदड़ो से मिली है। और देवी माता की पूजा संबंधित तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही संबंधित थी। और लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट आता था? सिंधु घाटी सभ्यता का आता था। और सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मिट्टी के पात्र वहाँ पर बनाए जाते थे भाई सिंधु घाटी में। कालीबंगा मिट्टी के पात्र हो गए आपके, चूड़ियाँ हो गई कांच की, रंग बिरंग की चूड़ियाँ हो गई, लिपस्टिक वगैरह, ये लाली पाउडर जो भी है सब सभी प्रसिद्ध था वहाँ पर। तो कालीबंगा कहाँ पर रहेगा आपका? राजस्थान में रहेगा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? तो दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का भोजन क्या था? तो दूध तो था ही था, लेकिन इससे बने जितने भी उत्पाद होते थे वह भी मान लो कुल मिला के दूध ही होता था। दूध के उत्पाद होते थे और कुछ दूध के लगभग। तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और आपने बात करी हड़प्पा सभ्यता में, तो वहाँ पर कांसा का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है आपका। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए सही रहे थे। ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार भी गाय होती थी, न कि जमीन। आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सब सिंधु यानी सिंधु नदी के किनारे रहेगी आपके आर्यों की प्राचीनतम बस्ती। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस में किया गया? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया आपका राज्याभिषेक का। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया था प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी महिला थी ना। तो गार्गी महिला का मतलब बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है वे आपका। तो गार्गी महिला ने चुनौती दी थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? तो अशोक मौर्य का
रुमंदेई शतम में गौतम बुद्ध का स्थान अंकित किया गया है भी जन्म का। प्रसिद्ध बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो राजगृह में की गई थी प्रथम। दूसरी कहाँ गई थी? दूसरी वैशाली में हुई थी। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी कुंडलवन यहाँ पर हुई थी। तो ऐसे याद रखना भाई, पहले कब हुई थी? 483 में, दूसरी 383 में, और चौथी आपकी हो गई थी प्रथम शताब्दी में। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध पूर्णिमा, एक और बात ध्यान रखना, बुद्ध पूर्णिमा किसे कहा जाता है? क्योंकि उसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी दिन बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, और बुद्ध पूर्णिमा को ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इसलिए उसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है और बहुत ज़्यादा पूजा जाता है भी इसे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो ये वर्ग थे क्षत्रिय और शूद्र। इन दोनों को बौद्ध धर्म में साथ जोड़ा था। लेकिन गौतम बुद्ध तब तक जिंदा थे, तो गौतम बुद्ध क्या करते थे भाई? तो गौतम बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि क्षत्रियों का बौद्ध धर्म नहीं अपनाया जा सकता, लेकिन बाद में इसे जोड़ दिया गया। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? तो दुनिया के दुखों से भरी है, यह इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण मिलते हैं। तो ये बात कही थी भाई, दुनिया है ना तो दुखों से भरी पड़ी है, और इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए भी। आपकी इच्छा होती है, जैसे आप मतलब कोई भी अभी यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो यहाँ आप कोई नौकरी करते हैं, नौकरी लग जाती है आपकी छोटी सी, मान लो रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी लगी है आपकी। फिर आपकी इच्छा होगी, आप पढ़ेंगे, और तो आप क्या सोचेंगे भाई मैं तहसीलदार लाग जाऊँ, रेलवे में छोड़ूँ तहसीलदार, या फिर एसआई लाग जाऊँ। तो उसका क्या होगा? तो वह आपकी इच्छाएं होगी। तो उस इच्छाओं को अगर आप काबू पा लिया जाए, यानी कि ग्रुप डी में संतुष्टि कर दिया जाए, तो आपको निवारण मिल जाएगा, और लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण मिलते हैं। यानी कि आपकी इच्छा हुई तो आपने वो तैयारी करनी शुरू की गई, फिर आपका पेपर नहीं हुआ, तो पेपर नहीं हुआ तो आपको दुख हुआ, यानी आपकी इच्छा थी तो उसी कारण दुख हुआ। तो इसी तरह से इसमें कहा गया है। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो पाली पाठ में की गई थी। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाले बौद्ध धर्म का ग्रंथ का क्या नाम रहेगा? तो वाम साथ पाक्षिणी रहेगा आपका बौद्ध ग्रंथ का नाम। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। इच्छा सभी कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। और महावीर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभदेव ने की थी आपकी जैन धर्म की सहायता। और जैन साहित्य को कहते हैं, तो अंग कहते हैं जैन साहित्य को। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवणबेलगोला, जो कहाँ पर रहेगा? आपका कर्नाटक में रहेगा। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, तो चरित्र दूसर मृत्यु भांडों के साथ पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है आपका। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार था आपका मगध के उत्थान के लिए। आगे बात करते हैं। प्राचीन भारत में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो संस्कृत भाषा थी भाई प्राचीन समय में। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी, और यहाँ से सिकंदर को वापस जाना पड़ा क्योंकि सेना ने इनकार कर दिया गया। तो ये लड़ाई कहाँ हुई थी? झेलम नदी के किनारे हुई थी, या इसे हाइडेस्पियस का युद्ध भी कहा जाता है। ये कब लड़ा गया? 326 ईस्वी में लड़ा गया आपका, ठीक है दोस्तों। और 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो पहले क्या हुआ करता था? एडी में आपका उल्टा चलता था कैलेंडर, यानी कि पहले 5 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर
दो आया, फिर एक आया, फिर अपनी शताब्दी शुरू हुई, तो यह चलती चलती अभी 2023 आ रखा है अभी। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो मूसा साहिब रहेगा यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने, लिखा था महाभाष्य। यूनानियों को भारत से सबसे पहले किसने निकाला था? जो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था भाई यूनानियों को सबसे पहले। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार था। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ हुई थी? तो तक्षशिला में हुई थी। तक्षशिला में दबाने कौन गया था? तक्षशिला में दबाने आपका अशोक का भाई गया था। और बाद में किसे भेजा गया? तो अशोक को भेजा गया। तो अशोक ने तक्षशिला को दबा दिया। तो बाद में उसे तक्षशिला का प्रधान बना दिया गया। अशोक की प्रशासनिक नीति में बाहरी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो कलिंग युद्ध के कारण आया था। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई 261 ईसा पूर्व में हुआ था आपका कलिंग युद्ध। देवानंपिर्य के नाम से कौन सा विख्यात है? तो अशोक। देवनामप्रिय के नाम से अशोक विख्यात है। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया था? तो रोक एडिस 14वें ने दर्जा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत तो मेगस्थनीज था आपका। इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या के केंद्र से संबंधित था? तो तक्षशिला से था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे आपके अर्थशास्त्र के लेखक भी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए? तो ब्राह्मी लिपि में। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है भाई? तो शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान स्थानिक कौन था? तो जिला प्रशासक था। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो वृहदर्थ थे आपके। और मिलिंद पनाव क्या है? तो बौद्ध पाठ रहेगा आपका मिलिंद पनाव। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्या को किस नाम से जाना जाता था? तो गांधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो कनिष्क था आपका कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो कनिष्क ने शुरू किया था आपका 78 ईस्वी में आपका शक संवत शुरू किया था। और कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संधि हुई थी आपकी। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क के समय में कला की गांधार शैली पनपी थी भाई। राजा खारवेल किस चैदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग के महानतम शासक थे राजा खारवेल। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। और इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था भी आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। यह भी याद रख लेना, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे गौतमीपुत्र सतकर्णी ने आपके। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो गुप्त शासकों ने महरौली में आपका जंग रहित लौह स्तंभ स्थापित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? तो समुद्रगुप्त का कहा था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुणों के आक्रमण के साथ समाप्त हो गया आपका। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे गुप्त काल में। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इलाहाबाद सतम के शिलालेख में किसकी उपाधियां वर्णित है? तो समुद्रगुप्त की वर्णित है आपकी। इलाहाबाद शिलालेख किसने लिखवाया था? तो हरिसेन ने लिखवाया था। वही समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि था। फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान भारत आया था फायान। मेघदूत का लेखक कौन है? तो कालिदास रहेगा आपका। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श
किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था आपका चिकित्सक धन्वंतरि ने। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त काल के शासनकाल में। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए? तो अरिकामेडू रहेगा आपका। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो पंडित चोल, मुंडीकोंड और गैंगकोंड, यह आपकी पदवी धारण की थी आपके राजा ने भाई। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थाओं का दान में दी गई थी? तो पल्ली चंदम को दी गई थी। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राज प्रथम ने सबसे पहले लंका को जीता था। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल के प्रशासन से जानकारी मिलती है आपकी। आगे बात करते हैं, चोल राजाओं का शासन कहाँ पर था? तो तमिलनाडु के आसपास था भी आपका, तमिलनाडु पर भी मान सकते हो आप। तो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो एलेरा थी आपकी राष्ट्रकूटों की सबसे पहले राजधानी एलोरा। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था आपका एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण। राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कवि राजमार्ग लिखी थी आपकी अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चेरी स्थायी योगदान था? तो कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर का। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम का निर्माण किया। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो वातापी के चालुक्य का महानतम शासक था। रविकृति जो अपने एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल परिस्थिति की रचना की थी, को किसका संस्करण प्राप्त था? तो पुलकेशिन द्वितीय का। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में, माउंट आबू पर रहेगा भाई, ये आपका सिरोही डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो रामदेव ने लिखी थी आपकी कथा सरित सागर। हरिश्चरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट रहेगा आपका हरिश्चरित्र के। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत ने किया था आपका खजुराहो मंदिर का निर्माण। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो मीर भोज राजा ने ली थी आपकी प्रमाण की उपाधि। प्रतिहार वंश का महानतम राजा मीर भोज था आपका। प्रतिहार वंश का महानतम राजा की बात की जाए तो मीर भोज ही रहेगा। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? हेनसांग। चीनी यात्री का नाम हेनसांग था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। प्रिंस ऑफ पेलग्रिसम नाम किसे प्रदान किया गया? तो हेनसांग को किया गया आपका प्रिंस ऑफ पेलग्रिसम। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी आपकी। और भारत में नांदला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो नांदला विश्वविद्यालय बिहार में रहेगा आपका भी। नांदला विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा आपका? बिहार में। नांदला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार था आपका। सांची का मान स्तूप मध्य प्रदेश में हो जाएगा आपका। और गीत गोविंद के रचयिता कौन रहेंगे? तो जयदेव रहेंगे आपके। आगे बात करें, जिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया था? तो जिद्दा नाम की रानी थी तो वह कश्मीर पर शासन किया था वह जिद्दा ने। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए? तो मोहम्मद बिन कासिम था आपका जिसने सिंध पर
विजय प्राप्त की थी। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था भी दूसरी लड़ाई में, और प्रथम लड़ाई में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। यानी कि पहली लड़ाई तराइन की 1191 में हुई थी, तो उसमें तो आपका पृथ्वीराज चौहान जीता था, लेकिन 1192 में दूसरी लड़ाई हुई थी तो उसमें मोहम्मद गौरी जीता था। आपका भी ये ध्यान रखना। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई ने खोल दिया था। और तराइन की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1215 में हुई थी। इल्तुतमिश और यल्तोज और कुबाचा के बीच में हुई थी, तो जिसमें आपकी इल्तुतमिश की जीत हुई थी। और दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था इल्तुतमिश, और इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, आगे फिर करेंगे, हमारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चलते रहेंगी सीरीज इसी तरह। अच्छे अच्छे लेवल, लो लेवल से हाई लेवल तक जाने का प्रयास करेंगे हम बहुत ही। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।